नमस्कार मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे छोटे भाइयों बहनों, आईएएस आरएएस विद्यार्थी में आपका फिर से स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो मेरे मित्रों, आज हम आपके सामने फिर से लेकर आए हैं राजस्थान सुजस का ई बुलेटिन। इस बुलेटिन के बारे में या इस पेपर के बारे में आपको मैं बताना, ये जितना बताऊं उतना ही कम है। ये मान लो, ये राजस्थान सरकार का एकमात्र आईना है जो राजस्थान सरकार के कामों को दिखाता है आपको कि राजस्थान सरकार किस तरह से काम कर रही है और किस तरह के लोग उसको चाहिए अपने प्रशासन को, अपने शासन को एफिशिएंट बनाने के लिए। ठीक है मित्रों, तो मेरे दोस्तों, आज का ये न्यूज़पेपर जो आया है आपके मेंस के प्रोस्पेक्टस से बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स के भी अच्छे प्रश्न बनेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो वही एक पुरानी बात कि आप पीडीएफ ले लीजिए जाके, आपको पीडीएफ मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। मित्रों, टेलीग्राम चैनल का नाम है मेरे दोस्तों IAS RAS विद RJ। आप इसको जाके सर्च सेक्शन में डालोगे टेलीग्राम पे, आपके सामने चैनल आ जाएगा और आप उसको ज्वाइन कर लें सीधा और डेली पीडीएफ ले लें वहाँ से। उसके साथ साथ हम कुछ प्रश्न भी देते हैं मेंस के आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए, वो भी आप आराम से कर सकते हैं यहाँ से। तो दोस्तों, अपन इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, अपन आएंगे सीधे आज के न्यूज आर्टिकल के डिस्कशन पर। आपका समय बहुत कीमती है मित्रों, लेकिन उससे पहले एक और छोटी सी बात, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा करे मेरे दोस्तों तो एक लाइक कर दिए कीजिए, एक शेयर और कमेंट वमेंट जो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब चलते हैं अपन पहले न्यूज आर्टिकल डिस्कशन पर कि परंपरागत खेती के साथ में तकनीकी खेती का समन्वय भी जरूरी है, ऐसा मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं। ठीक है, देखो दोस्तों, पहले हम प्रश्न लेंगे जैसे आपको क्लियरिटी हो आपके दिमाग को कि हम किस चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं, इससे आपका दिमाग उसको एक फाइल के रूप में आपके मतलब मेमोरी के अंदर सेव कर पाए चीज़ों को। तो देखो, पहले हम एक प्रश्न ले लेते हैं छोटा सा कि कृषि एवं पशुपालन क्षेत्र में आर्थिक विकास सुनिश्चित करने हेतु किए जा रहे प्रयासों पर चर्चा कीजिए। मतलब हम बात करने वाले हैं कृषि और पशुपालन क्षेत्र के बारे में, और इसका जो आर्थिक विकास हो सकता है इसके माध्यम से उसको सुनिश्चित करने के लिए जो सरकार के द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं उनके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। हालांकि ये पूरा का पूरा आर्टिकल कुछ दिन पहले और हमने डिस्कस किया था, लेकिन ये है ही इतना इम्पोर्टेंट कि 2023 का जो बच्चे मेंस लिखेंगे उनको तो मिलेगा ही मिलेगा। ये एक बात मेरी लिख लो, जो प्रीलिम्स आने वाला है, प्रीलिम्स के बाद जो मेंस आएगा उसमें आपसे पूछा जाएगा, और हो सकता है प्रीलिम्स के अंदर भी ये सारी जो कदम उठाए गए हैं उनसे संबंधित आपको मल्टीपल चॉइस टाइप दे दे और आपको बताना हो वहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें आई हैं इसके अंदर अपन देख लेते हैं। देखो, प्रदेश के किसानों को परंपरागत खेती के साथ ही आधुनिक कृषि पद्धति को भी अपनाना होगा। अब आप देख लो आर्थिक विकास का क्षेत्र क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हम बता रहे हैं कि आर्थिक क्षेत्र किस तरह से समृद्ध बन सकता है। तो परंपरागत खेती के साथ साथ आधुनिक कृषि पद्धति को जो है वो अपनाना होगा। इससे उत्पादन में तो वृद्धि होगी ही होगी, उपज और गुणवत्ता भी बढ़ेगी। ठीक है, बाजरा, तिलहन और दलहन के उत्पादन में राज्य क्या है? नंबर 1। आपसे पूछ लेगा प्रश्न के प्रीलिम्स के अंदर कि बाजरा, तिलहन और दलहन के उत्पादन में राजस्थान राज्य का स्थान कौन सा है। ठीक है, दूध और ऊन के उत्पादन में भी हम क्या है? अव्वल हैं। ठीक है, राजस्थान आर्थिक विकास में भी दूसरे स्थान पर है। यहाँ से प्रीलिम्स के इम्पोर्टेंट फैक्ट थे कि किस किस मतलब बाजरा, तिलहन और दलहन के में हम क्या है? नंबर 1। तो यहाँ से पूछ लेगा किस किस चीज़ के उत्पादन में, किस किस वस्तु के उत्पादन में हम नंबर 1 है। ठीक है, दूध और ऊन में भी हम अव्वल हैं, मतलब इसमें भी नंबर 1 है, और आर्थिक विकास की दृष्टि से हम देश में दूसरे स्थान पर हैं। ऐसा किसने बोला है? स्वयं मुख्यमंत्री जी ने उदयपुर में आयोजित किसान महोत्सव में कहा है। और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जब किसी बात की चर्चा कर रहे हैं अपने अभिभाषण के अंदर, तो आप समझ जाइए चीज़ें कितनी महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, अभी हमने जो प्रश्न लिया, अब हम उस प्रश्न के दूसरे पार्ट पे आते हैं कि हम किसानों की आर्थिक समृद्धि के लिए क्या क्या प्रयास कर रहे हैं, उस चीज़ को तो देखें एक बार। ठीक है, तो कृषि के क्षेत्र में राज्य सरकार योजनाएं और वित्तीय प्रबंधन शानदार है। कृषि कौन कह रहा है? ये सुजस बोल रहा है आपका। ठीक है, तो राज्य में पहली बार किसानों को अलग से कृषि बजट की शुरुआत की गई। कब की गई थी? 2023-24 वाले में, हाल ही में, लेटेस्ट में। ठीक है, तो राजस्थान के अंदर कृषि बजट और आम बजट दोनों अलग अलग प्रस्तुत होते हैं। जैसे केंद्र के अंदर अब रेल बजट और आम बजट अलग अलग प्रस्तुत होते हैं। ठीक है मित्रों, कृषक कल्याण कोष की राशि को बढ़ा दिया है हमने। ठीक है, 42,000 करोड़ रुपए की राशि जो है किसानों की योजनाओं के अलग अलग लाभ में हमने क्या किया है? फंडिंग की है इस तरह की। 2,000 यूनिट हम प्रति माह बिजली निःशुल्क उपलब्ध करवा रहे हैं। उपज मंडियों की संख्या बढ़ा रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? कृषि उत्पादों के व्यवसायियों को व्यापार में आसानी हो,
ठीक है, इस तरह की चीज़ हम सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं। देश में राजस्थान एकमात्र राज्य है जहां लंपी रोग से मृत गोवंश को मुआवजे के तौर पर पशुपालकों को 40-40 हज़ार रुपये की सहायता राशि दी गई है। मतलब पूरे देश के अंदर दूसरा कोई राज्य ऐसा नहीं है जिसने इस तरह की घोषणाएं की हों। ठीक है मित्रों, पशुपालकों के खाते में पशुपालन से संबंधित जो समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए, उनके निराकरण के लिए 175 करोड़ रुपए की राशि क्या कर दी गई है, सीधी पहुंचा दी गई है। डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से कामधेनु पशु बीमा योजना की शुरुआत की है। 2 दुधारू पशुओं का निःशुल्क बीमा किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, किसानों को और पशुपालकों को क्या दिया है, राजस्थान सरकार ने अलग अलग योजनाओं के माध्यम से संबल दिया है। तो मेरे मित्र, जो हमारा प्रश्न था हम उस प्रश्न को एक बार फिर से देखेंगे जिससे आपको क्लियरिटी बने। मैंने आपसे कहा था पहले प्रश्न को समझो, फिर आप जो भी टेक्स्ट है आपके पास, उस टेक्स्ट को, टेक्स्ट का मतलब ये नहीं है कि आप आसादा वाला टेस्ट दे रहे हो, टेक्स्ट का मतलब होता है लिखा हुआ जो भी आपके पास नोट्स हैं, बुक हैं, जहाँ से भी है, उसको एक बार पढ़ो और फिर से प्रश्न पर जाओ। इससे क्या होगा, ज़्यादा समय तक प्रश्न जो आंसर है आपके दिमाग के अंदर ठहर पाएगा। देखो, कृषि एवं पशुपालन क्षेत्र में आर्थिक विकास सुनिश्चित करने हेतु किए जा रहे प्रयासों पर चर्चा कीजिए। ठीक है, तो आर्थिक विकास क्या क्या हुआ है वो तो आपने ये देख लिया। ठीक है, और इसको सुनिश्चित करने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं तो ये आपने ये देख लिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, 100 शब्दों का बन सकता है 10 अंकों में। ठीक है मेरे मित्रों, क्योंकि बड़ा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। ठीक, अब इसी के साथ में एक और है छोटा सा प्रश्न। ठीक है, हालांकि ये प्रश्न भी उसी के अंदर आप डाल सकते हो एग्जाम्पल की फॉर्म में, लेकिन ये अलग से ही ले लिया मैंने। ये आपसे 20-30 शब्दों में पूछा जा सकता है। पहले देखते हैं प्रश्न क्या बन सकता है यहाँ से। प्रश्न है दोस्तों, कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं। ठीक है, कृषि क्षेत्र को, यहाँ पर तो दोस्तों वहाँ से अपन से मिसप्रिंट हो गई थी, अपन कृषि क्षेत्र लिख गए थे, लेकिन कृषि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा किया कि जो कदम उठाए जा रहे हैं वो क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं उनके बारे में आपसे पूछ सकता है 20 प्रश्न का। हालांकि अपन ने करेक्शन कर दिया तुरंत, आप लोगों के लिए गलत कुछ नहीं होगा, यहाँ पर तुरंत करेक्शन करके दिया जाएगा आपको। ठीक है, तो कृषि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए मित्रों, तो अपन देख लेते हैं। ठीक है, देखो, राज्य में कृषि शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री गहलोत जी ने क्या किया है, गत 4 वर्ष में 42 तो एग्रीकल्चर कॉलेज खोल दिए। कृषि अध्ययन में महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। कितनी, सीनियर सेकेंडरी छात्राओं को 15,000 रुपये, स्नातकोत्तर पर 25,000 रुपये और पीएचडी करनी है उनको 40,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। मतलब कृषि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यहाँ से बड़ा प्रश्न नहीं बनेगा, छोटा ही बनेगा लेकिन इम्पोर्टेंट बनेगा। ठीक है मित्रों, मतलब कृषि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं, इसको आपसे 50 शब्दों में पूछ लेगा। आपके पास 2 अच्छे पॉइंट हैं, आप एक पृष्ठभूमि लिखोगे जिसको हम प्रस्तावना बोलते हैं प्रश्न की, और उसके बाद यदि जब आप लास्ट में कंक्लूजन लिखोगे तो ये 2 या 3 पॉइंट ही आपके 50 शब्द को पूरा कर देंगे। ठीक है मित्रों, अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे कि अपने लिए एग्जाम के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट हो सकती है। ठीक है, देखो तो चलते हैं ये आ गया आपका महंगाई राहत कैंप। इस महंगाई राहत कैंप का आपके जो लेना देना था वो एक ही प्रश्न बनता है जो मैंने आपको कई बार करवा चुका हूँ और आगे भी ज़रूरत हुई तो करवाता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, जैसे ही मुझे लगेगा कि आपकी यादों से धुंधला हो रहा है महंगाई राहत शिविर, मैं फिर से करवा दूंगा। देखो दोस्तों, आज का जो अंतिम पृष्ठ आया है वो बहुत रिच आया है, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत अच्छा आया है। ठीक है, तो अपन एक एक करके सब पे चलते हैं, आपको अच्छा लगेगा और मज़ा आ जाएगा। पहला है दोस्तों, राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार योजना के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, आमंत्रित किए जा रहे हैं। हस्तशिल्प जो था उसके लिए भी किए जा रहे थे, अब बुनकरों के लिए भी किए जा रहे हैं, एमएसएमई वालों के लिए किए जा रहे हैं। तो अभी क्या है, आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं, फिर ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे और जब ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे हम आपके लिए पुरस्कारों की पूरी लिस्ट ले आएंगे। ठीक है मित्रों, तो सबसे पहले अपना दायित्व बनता है कि जो पहला जो सेंटेंस लिखा है कि राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार योजना, तो ये योजना क्या है इसको निपटाते हैं। फिर अपन देखेंगे कि जो आवेदन है वो कौन कौन लोग कर सकते हैं, कौन कौन नहीं कर सकते, क्या पात्रता है और कहाँ पर आवेदन किया जा सकता है। ठीक है मित्रों, तो दोस्तों राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार योजना, इसका शुभारंभ हुआ था वित्त वर्ष 2016-17 के अंदर। ठीक है, देखो राजस्थान में कई तरह के रत्न दिए जाते हैं, एक तो राजस्थान रत्न खुद ही है, एक है राजस्थान खेल रत्न, एक है उद्योग रत्न, इसी तरह से अलग अलग रत्न हैं, कई तरह के रत्न हैं। ठीक है, तो इसमें से जो उद्योग रत्न पुरस्कार है उसकी शुरुआत हुई थी वित्त वर्ष 2016-17 के अंदर। कौन से विभाग ने करी थी, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के द्वारा इसको प्रदान किया जाता है। ठीक है, इसका उद्देश्य
राज्य के औद्योगिक विकास एवं आर्थिक उत्थान में सहयोग करने वाले एमएसएमई मतलब सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम, हस्तशिल्प एवं बुनकरों को क्या देना है, अपन को प्रोत्साहन देना है। औद्योगिक विकास में क्या करना है, इनको जो आर्थिक उत्थान है और औद्योगिक विकास है उसमें सहयोग करने वाले एमएसएमई सेक्टर और जो बुनकर वगैरह हैं उन लोगों को ये क्या किया जाता है, सम्मान देने के उद्देश्य से इस योजना का प्रारंभ किया गया था। ठीक है मित्रों, अब अपन देख लेते हैं कि क्या कौन कौन से लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो आवेदन पत्र एवं योजना की विस्तृत जानकारी आपको कहाँ मिलेगी, वेबसाइट पे industries.rajasthan.gov.in। आवेदन 10 जुलाई तक आपके एक्सेप्ट किए जाएंगे। जिले में एमएसएमई एक्ट में रजिस्टर्ड सूक्ष्म लघु एवं मध्यम श्रेणी में स्थापित 3 वर्षों से निरंतर कार्यरत उद्यम इस पुरस्कार के पात्र होंगे। ज़्यादातर जो राजस्थान में पुरस्कार दिए जाते हैं उसमें 3 वर्ष का अनुभव तो मांगते हैं कि आप 3 वर्ष तक तो कम से कम एक क्षेत्र में काम करो। ऐसा नहीं है कि आप पॉलिटिकल अप्रोच लगा के आए, पुरस्कार लिया, फिर छोड़ के फिर निकल लिए, तो ये तो कोई बात नहीं हुई ना। तो ये तो प्रोत्साहन की जगह पर और दोबारा और दूसरी तरह से लोगों को हतोत्साहित ही करेगा। ठीक है दोस्तों, वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित अथवा पुरस्कृत आर्टिजन एवं बुनकर ही अवार्ड के लिए पात्र होंगे। ठीक है, तो बुनकरों के लिए अलग है और एमएसएमई क्षेत्र के जो लोग हैं उनके लिए अलग पात्रता है। तो एमएसएमई एक्ट में रजिस्टर्ड समस्त सूक्ष्म लघु और मध्यम श्रेणी में स्थापित 3 वर्षों से निरंतर कार्यरत उद्यम इसके लिए पात्र होंगे। मतलब 3 वर्षों से जो लगातार काम कर रहे हैं उस क्षेत्र के अंदर वो उद्यम पात्र होंगे। और जो बुनकर वगैरह हैं उनके लिए वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित होना आवश्यक है। ठीक है, भले ही वहाँ पर पुरस्कार नहीं मिला हो लेकिन वो चयनित हो गए हो, सिर्फ उनको राजस्थान सरकार क्या दे देगी, अवार्ड देगी। तो ये हो गई आपकी एक छोटी सी न्यूज़, यहाँ से आपके प्रीलिम्स के प्रश्न बन सकते थे। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे मेरे मित्रों। तो हम चलते हैं इसी के साइट में। ये आपके एग्ज़ाम के लिए मैं बता रहा हूँ आपको बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स के प्रश्न तो बनते ही बनते हैं, मेंस का भी धमाकेदार प्रश्न बनता है यहाँ से। ठीक, तो मुख्यमंत्री की मंजूरी है कि प्रदेश के 13 शहरों में ग्रीन लंग्स विकसित होंगे। ग्रीन लंग्स का मतलब ये नहीं होता है कि सभी लोगों के फेफड़ों को हरा कर दो भैया, अब वहाँ पर हरे फेफड़े विकसित होंगे, ऐसा नहीं है। हरे फेफड़ों का मतलब है हरियाली, और हरियाली का मतलब है खुशहाली। मतलब 13 शहरों के अंदर जो भी जगह हैं, जो भी बीच में स्पेस है, जो भी स्थान है, उन पर क्या है, पेड़ पौधे विकसित होंगे और सघन रूप से विकसित किया जाएगा जिससे वो लंग्स की तरह बिहेव कर पाएँ। ठीक है दोस्तों, तो कौन कौन से 13 शहर हैं जहाँ पर के ग्रीन लंग विकसित हो रहे हैं, यही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। ABCD दे के 4 चीज़ें प्रीलिम्स में पूछ लेगा आपसे, और वहाँ आपको सोचने समझने का भी अवसर नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए इनको यहीं पर रट लो, रट के ख़त्म करो। उसके अलावा जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो भी बताऊंगा मैं आपको। ठीक, तो राजस्थान के 13 शहर हैं, कौन कौन से, अलवर का मूंगस का, अलवर में कौन सी जगह है, मूंगस का। चूरू में कौन सी है, राजगढ़। चित्तौड़गढ़ में कौन सी है, मंगलवाड़। राजसमंद में कौन सी है, नाथद्वारा। गणेश टेकड़ी और उदयपुर के अंदर है रिसाला, यहाँ पर 2 करोड़ की लागत से होगा। आपको लागत से कोई मतलब नहीं है, जगहों के नाम याद रखो, मूंगस का अलवर, राजगढ़ चूरू, मंगलवाड़ चित्तौड़गढ़, गणेश टेकड़ी और नाथद्वारा ये राजसमंद के अंदर, और रिसाला उदयपुर के अंदर। ठीक है, बारा के अंदर खैरखेड़ी, बांसवाड़ा के अंदर श्यामपुरा, चित्तौड़गढ़ का किला, दौसा के अंदर नीलकंठ महादेव, जयपुर के अंदर कानोता बांध, और राजसमंद में बांदरिया मगरा, और टोंक में कच्चा बांध। यहाँ पर 1-1 करोड़ रुपए के जो लागत है उससे विकसित किए जाएंगे ग्रीन लंग्स। लेकिन आपको यहाँ पर फिर मैं बता रहा हूँ कि आपको 2 करोड़, 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ से कोई मतलब नहीं है। आपको दोस्तों मतलब है तो सिर्फ शहरों के नाम से उनको रट लेना, बहुत अच्छा प्रश्न बनेगा यहाँ से। ठीक है, आप बेफिक्र रहिए, आपको सुजस से आपके एग्ज़ाम के अंदर देखने को बहुत सारे प्रश्न मिलने वाले हैं। आप यदि सुजस को ढंग से रटते गए तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पेपर होगा वो आपको अनजाना नहीं लगेगा। ठीक है मित्रों, देखो दोस्तों, अपन ने एक तो बात कर ली कि कौन कौन सी जगह पर विकसित किए जाएंगे, लेकिन देखो शहरों के अंदर विकसित हो रहा है 13 शहरों में। याद रखना इस चीज़ को, 13 शहर चीज़ को देखो। तो शहरों में जो वनीकरण है उससे संबंधित एक तकनीकी है, उसका नाम है मियावाकी टेक्नोलॉजी। कौन सी, मियावाकी टेक्नोलॉजी। इस मियावाकी टेक्नोलॉजी पर यूपीएससी के अंदर भी प्रश्न पूछा जा चुका है और कई सारे स्टेट पीसीएस के अंदर भी प्रश्न पूछा जा चुका है।
प्रीलिम्स में इस तरह से प्रश्न पूछ लेते हैं दोस्तों कि मियावाकी तकनीकी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। आपसे पूछ लेगा सेमीकंडक्टर निर्माण से, वृक्षारोपण से, भूमि के जो है आपका विअम्लीकरण से, या इनमें से कोई नहीं। इस तरह से 4 दे देता है, या ऊपर दे देगा कि वृक्षारोपण से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी है। पहली दे देगा मियावाकी, दूसरी दे देगा सियावाकी, तीसरी दे देगा टियावाकी, चौथी दे देगा डियावाकी। इस तरह से आपको दे के फंसाता है वो। प्रीलिम्स के अंदर तो ये पूछा जाता है, और मेंस के अंदर पूछा जाता है कि मियावाकी पद्धति का विस्तार से वर्णन कीजिए। ये आपसे मेंस के अंदर पूछ लेता है, ठीक है। तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी मियावाकी टेक्नोलॉजी, क्योंकि शहरों की बात चल रही है, शहरों में ग्रीन लंग्स क्या करे जा रहे हैं, विकसित किए जा रहे हैं। तो दोस्तों अब अपना उत्तरदायित्व तो और बढ़ जाता है कि अपन मियावाकी टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से करें, ठीक है। देखो दोस्तों, मियावाकी पद्धति यह वन रोपण की एक विशेष पद्धति है जिसकी खोज अकीरा मियावाकी नामक जापान का एक वनस्पति शास्त्री था, उसने करी थी, ठीक है। इसमें क्या है कि छोटे छोटे स्थानों पर छोटे छोटे पौधे रोपे जाते हैं जो साधारण पौधों की तुलना में 10 गुना तेजी से बढ़ते हैं। इसमें क्या है, एक तो आप लगाओ सामान्य रूप से पौधे को, एक मियावाकी तकनीकी से पौधे का वृक्षारोपण करो तो वो 10 गुना तेजी से बढ़ता है। कुछ तो वो प्रजातियां ही होती हैं जल्दी से बढ़ने वाली, और कुछ ये तकनीकी इस तरह की है कि यहाँ पर क्या है 10 गुना तेजी से पौधे बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आप बोलोगे सर ऐसे कैसे बढ़ सकते हैं। देखो, किसी भी चीज़ के बढ़ने का जो भी समय है वो उसको डिपेंड करता है उसकी प्रतिस्पर्धा पर, कि उसकी प्रतिस्पर्धा कितनी है। यदि आप अकेले दौड़ रहे हो, अकेले भागे तो फर्स्ट आओगे ही आओगे। 1 किलोमीटर को दौड़ को आराम से आप करोगे ना, 15 मिनट में 20 मिनट में आराम से पैदल पैदल चल के जाओगे। लेकिन जब आपको हुसैन बोल्ट के साथ में दौड़ा दिया जाएगा और आपके दिमाग में एक चीज़ होगी कि नहीं भाई मुझे चाहिए ही चाहिए, नहीं तो मेरा जीवन संकट में पड़ जाएगा, तो गारंटी से लिख के दे सकता हूँ मैं कि 15 मिनट तो नहीं लगेंगे आपको 1 किलोमीटर भागने में। अगर हुसैन बोल्ट भाग के जाएगा 20 सेकंड में तो आप 2 मिनट में तो पहुँच ही जाओगे, लेकिन 15 मिनट नहीं लगोगे। तो प्रतिस्पर्धा पर निर्भर करता है कि आप कितनी तेज चल रहे हो। इसीलिए इसमें क्या है कि पौधों की प्रतिस्पर्धा को बढ़ा दिया जाता है, उनको कम स्पेस दे के उनको जगह दी जाएगी कम, लेकिन पोषण जो है वो दिया जाएगा भरपूर, क्योंकि पोषण नहीं मिलेगा तो कांड हो जाएगा भैया, ठीक है। तो 2014 में मियावाकी ने इस पद्धति का प्रयोग कहाँ किया था, हिरोशिमा के समुद्री तट पे किया था। उन्होंने क्या किया था कि तट के सहारे एक दीवार खड़ी कर दी थी वृक्षों की। इससे क्या हुआ कि सुनामी जो आती रहती थी छोटी मोटी, उनसे शहर को जो नुकसान होता था उसको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट किया गया। ये दुनिया के सामने एक उदाहरण था, ठीक है दोस्तों, कि हम भी खतरों को रोक सकते हैं। तो यह पद्धति विश्व भर में वहाँ से क्या हो गई, लोकप्रिय हो गई। इससे शहरी वनारोपण की संकल्पना में क्रांति ला दी। हम लोग कहते रहते हैं, शहरी क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं वो कहते हैं कि यार कहाँ पर लगाएं पौधे, प्रॉब्लम तो ये है ना, चलो हम पौधे लगा देते हैं, कहाँ लगाएं। तो उसके लिए क्या है, ये क्रांति ला दी उसने कि आपके पास कम स्पेस पर फिर भी उसमें आप एक जंगल विकसित कर सकते हो, ठीक है। इस पद्धति से क्या है, घरों के परिसरों में उपवन के रूप में परिवर्तित कर दिया जो घरों के परिसर थे उनको, ठीक है। चेन्नई में ये पद्धति पहले से ही अपनाई जा चुकी है, ठीक है। क्या है तकनीकी, अब तकनीकी में देख लेते हैं कि क्या क्या करना होता है। तो इस तकनीकी में 2 फुट चौड़ी और 30 फुट लंबी पट्टी में 100 से भी अधिक पौधे रोपे जा सकते हैं, ठीक है। देखो कितनी शानदार तकनीकी है। पौधे पास पास लगाने से उन पर मौसम की मार का विशेष फर्क नहीं पड़ता। जब पौधे बहुत सारे झुंड में होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि सर्दी की रात में जो जानवर बाहर रह जाते हैं वो एकदम झुंड में चिपक के बैठ जाते हैं। जब झुंड में वो चिपक के बैठ जाते हैं तो उससे क्या होता है कि सर्दी की मार को वो झेल जाते हैं। अगर अलग अलग बैठेंगे तो हो जाएगा उनका केवा। तो दोस्तों जो संगठन है उसमें ऑलवेज शक्ति होती है। तो इसीलिए क्या है कि जो मौसम होता है, विपरीत मौसम होता है, उसमें इस तरह से इन वृक्षों को झुंड में लगाया जाता है कि मौसम की मार का इन पर विशेष फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये गर्मियों के दिनों में भी पत्ते हरे बने रहते हैं, इससे पौधों में क्या होता है, वृद्धि तेज होती है, ठीक है मित्रों। कम स्थान में लगे पौधे के ऑक्सीजन बैंक की तरह काम करते हैं और बारिश को आकर्षित करते हैं। प्राकृतिक वन को विकसित करने में 100 साल लगते हैं, लेकिन यदि मियावाकी पद्धति से आप करोगे तो क्या होगा, 20 से 25 वर्षों में क्या है इसके परिणाम प्राप्त होने लगेंगे। क्यों होने लगेंगे, क्योंकि पौधे जो हैं वो सूर्य के प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे, ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, जल्दी जल्दी बढ़ेंगे, उनको सूर्य का प्रकाश चाहिए। यही कारण है कि हिली एरियाज में वृक्षों की लंबाई इतनी ज़्यादा होती है, क्योंकि उनको सूर्य के प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। पहाड़ी क्षेत्र में कम प्रकाश मिलता है, इसलिए वो खुद को ऊंचा करते हैं, क्योंकि जो नीचा रह जाएगा वो मरेगा। इस तकनीकी का इस्तेमाल केवल वन क्षेत्र में ही नहीं बल्कि घरों के गार्डनों में भी किया जाता है। अब भारत में मियावाकी पद्धति के अनुप्रयोग क्या क्या हो रहे हैं, कहाँ कहाँ हो रहे हैं। तो कुछ वर्षों में क्या है, जो नगर पालिका सेक्टर है उसने क्या किया है कि सक्रियतावादी और पर्यावरणविदों के अथक प्रयासों से मियावाकी वन परियोजना पूरे देश में हमने क्या किए हैं, लागू किए हैं। तेलंगाना सरकार घरे वृक्षारोपण की
यादाद्री पद्धति, ठीक है, यादाद्री पद्धति का प्रयोग कर रही है। इसको भी आप याद रख लेना। मियावाकी पद्धति के बारे में प्रीलिम्स में आपसे पहले पूछा जा चुका है, तो आपको यूपीएससी के प्रीलिम्स में पूछा गया है, इसीलिए यादाद्री जो पद्धति है उसमें भी पूछा जा सकता है कि यादाद्री पद्धति का संबंध किससे है। हो सकता है उसको लगे कि मियावाकी के बारे में तो लोगों को पता ही लग गया होगा, वैसे नहीं पता है, मुझे पता है कि लोगों को नहीं पता है, लेकिन फिर भी यादाद्री पद्धति को भी आप अपने दिमाग के कोने में स्टोर कर लेना मित्रों, कि यादाद्री पद्धति भी कोई पद्धति है जिसका वृक्षारोपण से संबंध है, ठीक है। तमिलनाडु में हरित योद्धा भी इस प्रकार के वन मॉडल को विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे स्थानीय परिस्थिति में तो सुधार आ ही रहा है, साथ ही साथ किसानों की जो आय है उसके लिए भी एक नया विकल्प खुल रहा है। अब आप बोलोगे सर किसानों की आय के लिए नया विकल्प कैसे खुल रहा है? बेटा, जो फलदार पौधे हैं उनको झुंड में लगाकर मियावाकी पद्धति के माध्यम से अच्छे फल प्राप्त किए जा सकते हैं, ठीक है। और क्या होगा, जब मौसम अच्छा रहेगा, जलवायु सही रहेगी, विपरीत जलवायु में क्या होता है, नुकसान होता है। जलवायु जब अपने अनुकूल रहेगी तो क्या होगा, समय पर बरसात वगैरह होगी तो उतना नुकसान नहीं होगा, उत्पादन अच्छा होगा मित्रों, ठीक है। तो दोस्तों मियावाकी पद्धति के बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा, मैं कह रहा हूँ कि पूरा ही आइडिया लग गया होगा। तो यहाँ से आपको पता लग गया कि 13 शहरों में ग्रीन लंग्स विकसित हो रहे हैं। कौन कौन से 13 शहर हैं उनके नाम आपको पता लग गया, और पद्धति जो शहरी क्षेत्रों में वन के विकास के लिए उस पद्धति के बारे में, उस तकनीकी के बारे में भी आपको पता लग गया मित्रों। तो मुझे नहीं लगता कि अब आपके लिए यहाँ से कुछ बचा है। अब आप यदि पढ़ेंगे नहीं तभी एग्ज़ाम से आपसे प्रश्न छूट सकता है, नहीं तो नहीं छूटेगा। अब चलते हैं थोड़ा सा और नीचे दोस्तों। तो जयपुर ब्लू पॉटरी संरक्षण एवं संवर्धन के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जल्द बनेगा। सेंटर फॉर एक्सीलेंस जो है मतलब उत्कृष्टता के लिए केंद्र, वो जिस स्तर पे है उससे भी ज़्यादा उत्कृष्ट बनाने के लिए, उससे भी ज़्यादा आकर्षक बनाने के लिए, उससे भी ज़्यादा स्मार्ट बनाने के लिए जो सेंटर है वो जल्द बनने वाला है जयपुर में ब्लू पॉटरी के संरक्षण के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले तो अपन ये देख लेते हैं कि क्या ब्लू पॉटरी के लिए क्या प्रावधान किए जा रहे हैं, ब्लू पॉटरी को बढ़ावा देने के लिए क्या हो रहा है। फिर उसके बाद अपन यहाँ से एक और चीज़ देखेंगे। एक तो ब्लू पॉटरी क्या है, जयपुर की विश्व प्रसिद्ध है, तो ब्लू पॉटरी के बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे, जरूरी है। एग्जाम में पूछा भी जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है। प्रीलिम्स मेंस दोनों में ही पूछा जा चुका है और प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही पूछा जा सकता है, ठीक है मित्रों। तो जयपुर शहर के आसपास के क्षेत्र में राज्य से हस्तशिल्प उत्पादों आदि के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही ब्लू पॉटरी सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना की जा रही है, ठीक है। तो राजस्थान सरकार का उद्योग विभाग और राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ये दोनों साथ में मिलकर सेंटर फॉर एक्सीलेंस और लॉजिस्टिक पार्क की क्या करेंगे, स्थापना करेंगे। तो कौन कौन सी दो संस्थाएं साथ में, राजस्थान सरकार का उद्योग विभाग और राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, ये दोनों साथ में मिलकर करने वाली है, ठीक है मित्रों। इससे क्या होगा, ब्लू पॉटरी का संरक्षण और संवर्धन में अपन योजना बना सकेंगे ढंग से। इसका उद्देश्य देश दुनिया में राजस्थान की ब्लू पॉटरी की विशिष्ट पहचान को नई ऊंचाइयों पर लेके जाना है। जब हम वैश्विक स्तर पर इसकी पहचान बना देंगे दोस्तों, तो निर्यात में कितना फायदा होगा, ठीक है। इसके लिए REPC जयपुर के आसपास जेडीए क्षेत्र प्राथमिकता से भूमि उपलब्ध करवाई जाएगी। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि भूमि कहाँ उपलब्ध करवाई जाएगी, आपको बस ये चीज़ इंपॉर्टेंट रखनी है, याद रखनी है कि ब्लू पॉटरी के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस बनेगा। कौन कौन मिलकर बनाएगा इसको, तो राजस्थान सरकार का उद्योग विभाग और राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बनाएंगे। इसका उद्देश्य क्या रहेगा कि देश दुनिया में राजस्थान की ब्लू पॉटरी की विशिष्ट पहचान है, उसको हम क्या करें, नई ऊंचाइयों पर लेकर जा सकें, ठीक है। अब देखो एक और पॉइंट नीचे इंपॉर्टेंट था कि प्रदेश में औद्योगिक विकास और विशेषकर निर्यात से जुड़े कार्यों को, ठीक है, उद्योग का विकास जिसमें कि विशेषकर निर्यात जो है उससे जुड़े कार्यों को तय सीमा में भारत में धरातल पर उतारने के क्रम में एक्सपोर्ट काउंसिल का गठन किया गया। किसका, एक्सपोर्ट काउंसिल का गठन धरातल पर, मतलब औद्योगिक विकास को, निर्यात व्यापार को और इससे जुड़े कार्यों को तय समय सीमा के अंदर धरातल पर उतारने के क्रम में एक्सपोर्ट काउंसिल का गठन किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो एक काउंसिल का नाम आया एक्सपोर्ट काउंसिल। इसका यूज क्या है कि औद्योगिक विकास और निर्यात व्यापार में और उससे जुड़े हुए जो भी संबंधित मामले हैं उनका क्या करना है, उनको तय समय सीमा के अंदर धरातल पर उतारना है, ठीक है दोस्तों। अब आप आते हैं सीधा अपन लोग आते हैं ब्लू पॉटरी के ऊपर। ब्लू पॉटरी क्या है इसके बारे में एक सामान्य सी जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि ब्लू पॉटरी पर 50 शब्दों में 5 अंकों का प्रश्न RAS के अंदर ऑलरेडी बन चुका है और आपसे फिर से पूछा जा सकता है, ठीक है। देखो मेरे मित्रों, ब्लू पॉटरी क्या है, ब्लू पॉटरी को बोलते हैं दोस्तों नील मृदभांड। नील मृदभांड का मतलब नीले रंग का मिट्टी का बर्तन, ब्लू पॉटरी, ठीक है।
यह मूल रूप से तुर्की और फारसी का है। यह मूल रूप क्या है, यहाँ पर जो ब्लू पॉटरी है उसका मूल रूप आपको कहाँ देखने को मिलेगा, आपको तो तुर्क और फारस में देखने को मिलेगा। अकबर के शासनकाल में फारस से लाहौर तक आ गई ये कला। इसके बाद राम सिंह लाहौर से जयपुर तक ले आए इसको, ठीक है। राम सिंह फर्स्ट जो थे वो जयपुर से लाहौर तक ले आए, लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा रुचि दिखाई दोस्तों वो दिखाई राम सिंह सेकंड ने, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो रुचि दिखाई, सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा इस कला पर वो पड़ा आपके राम सिंह द्वितीय का। उन्होंने इस कला को विशेषतः सीखने के लिए, अपने कलाकारों को पारंगत करने के लिए चूड़ामन को और कालूराम कुम्हार को दिल्ली भेजा था सरकारी खर्चे पर कि आप जाओ और वहाँ से ब्लू पॉटरी की जो भी तकनीकी बारीकियां हैं उनको आप सीख कर आओ, ठीक है। तो फारस से लाहौर तक अकबर लाया, लाहौर से जयपुर तक सवाई मानसिंह प्रथम लाए, और सवाई मानसिंह द्वितीय के द्वारा इसको नई आयाम दिए गए, नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया गया, ठीक है मेरे मित्रों। और चूड़ामन और कालूराम कुमार को दिल्ली भेजी। ये प्रश्न प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है, कौन कौन से दो लोग थे जिनको कि सवाई मानसिंह द्वितीय ने ब्लू पॉटरी सीखने के लिए दिल्ली भेजा था, तो कौन कौन से थे, चूड़ामन और कालूराम कुमार, ठीक है। नील मृदभांड क्वार्टज से बने हैं, ना कि मिट्टी से। क्वार्टज होती है उससे बने हुए हैं, ये मिट्टी से नहीं बने हुए। भले ही मृदभांड नाम है उनका, मिट्टी के बर्तन, लेकिन वो बने किसने, क्वार्टज से, ठीक है। जिन सामग्रियों का प्रयोग किया था उसमें क्वार्टज, कच्चा सीसा, सोडियम सल्फेट और मुल्तानी मिट्टी, फुलर्स अर्थ। मुल्तानी मिट्टी आप देखते हो गांव के अंदर फेयर लवली है मुल्तानी मिट्टी, गांव का फेस वॉश है मुल्तानी मिट्टी, गांव का शैम्पू है मुल्तानी मिट्टी। मतलब ऑल इन वन काम जितने भी हो सकते हैं सारे मुल्तानी मिट्टी से किए जाते हैं, और उसके क्या है, लोगों को फ़ायदे भी दिखते हैं। अब बाबा रामदेव आए, उन्होंने मुल्तानी मिट्टी को पीसा, उसमें कुछ मिलाया, पता नहीं क्या मिलाया, उसको एक पेस्ट की फॉर्म में दे दिया, अब वो बिक रही है। देखो शहरों के अंदर, गांव वाले लोग ऐसे ही ले आते हैं। तो नीले जो मृदभांड हैं उसको रंगने के लिए कोबाल्ट ब्लू डाई का प्रयोग किया जाता है। जो ब्लू कलर उसमें दिखता है उसमें कोबाल्ट की डाई है, ब्लू डाई, उसको लगाया जाता है, ना कि वो कलर है कोई, ठीक है। कोबाल्ट की डाई लगाई जाती है, और वो डाई क्या है, ब्लू रंग की होती है, नीले रंग की होती है। तो उनको रंगने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, कोबाल्ट ब्लू डाई का। इसका उपयोग फूलदान, लैंप शेड, क्रॉकरी, ज्वेलरी बॉक्स, सर्विस ट्रे और कई सारी चीज़ें बनाने में किया जाता है, ठीक है। यह मिट्टी के बर्तन के विपरीत आसानी से दरार विकसित नहीं करता है, मतलब आसानी से नहीं टूटता है, मजबूत होता है, ठीक है मेरे मित्रों। जयपुर से जुड़े हुए जो कारीगर हैं जयपुर के, नील मृदभांड से जुड़े हुए, वो हैं आपके नरोत्तम जांगीर साहब। इनका नाम याद रख लेना क्योंकि वर्तमान में यही चलेंगे, तो इनको बढ़िया से याद रख लेना, ठीक है। नरोत्तम जांगीर जी का नाम याद रख लेना, ठीक है। कालूराम कुम्हार का नाम याद रख लेना, ठीक है। और चूड़ामन का नाम याद रख लेना, ठीक है। सवाई राम सिंह प्रथम और द्वितीय दोनों के नाम रख लेना। तो मेरे मित्रों, उम्मीद करता हूँ ब्लू पॉटरी से संबंधित जो भी टेंशन होगी आपके दिमाग में वो क्लियर हुई होगी। अब चलते अपन थोड़ा सा और आगे। तो दोस्तों आगे सिर्फ एक ही न्यूज़ रह जाती है, वही एक छोटी सी पुरानी सी, कि जो युवा महोत्सव है ग्रामीण एवं शहरी प्रतिभाओं को उसमें मंच मिलेगा। अब ये युवा महोत्सव आप जानते ही थे कहाँ कहाँ आयोजित किया जा रहा है, तो ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, 3 स्तरों पर होगा। तो प्रत्येक जिले के ब्लॉक में, प्रत्येक जिले में, और फिर ऊपर होगा एकमात्र वो होगा राज्य स्तरीय, ठीक है। तो इसमें शिक्षा विभाग की भूमिका है। इसमें क्या है, ग्रामीण और शहरी स्तर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से प्रतिभाओं को मंच प्रदान किया जाएगा। इसके अंदर 15 से 29 आयु वर्ग के अध्ययनरत और गैर अध्ययनरत युवा होंगे, वो इसमें भाग ले पाएंगे। बस यही सब कुछ है इसमें, और कुछ नहीं है मेरे मित्रों। आज का जो सुजस है उसमें एक फ़ोटो है साथ में, मेगा जॉब फेयर कोटा में आयोजित हो रहा है। तो आपके लिए पूरे के पूरे मेगा जॉब फेयर में कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है तो वो ये नीचे है, कौशल रोजगार एवं उद्यमिता विकास विभाग राजस्थान सरकार, ये इसका आयोजन करवा रहा है, और यही आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, ठीक है मेरे दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आज का न्यूज़ आर्टिकल डिस्कशन आपकी समझ में ठीक ठाक से आया होगा, और अगर आया हो मेरे मित्रों तो चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और बेल आइकन दबाना, कमेंट में लिख देना एक बार थैंक यू, ठीक है। तो मेरे मित्रों अब मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए न्यूज़ आर्टिकल्स के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।